वो कौन से टॉपिक हैं बेटा? दोहरा परिसंचरण, है ना। पादपों में परिवहन के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक तो हम लोग देख रहे थे मनुष्य में परिवहन किस तरह से होता है। दो तरह के रुधिर की बात करते हैं, एक होता है विऑक्सीजनित रुधिर और दूसरा होता है ऑक्सीजनित रुधिर। जो है लाल कलर की बहुत मोटी सी पपड़ी जम जाती है, इसलिए वो रुधिर क्या हो जाता है? बहना बंद हो जाता है। जब वो कोशिकाओं से रुधिर वाहिकाओं से होकर के जब बहता है तो छन जाता है। छनने में क्या होता है? जो प्रोटीन के अणु हैं जो कि बहुत बड़े बड़े हैं, और इसके अलावा जो संगठित पदार्थ है वो भी छन जाते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हालचाल है? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं मोहित यादव, आपका दोस्त, आपका यार, आपका शिक्षक, और मैं आपको पढ़ाता हूं जीव विज्ञान। और ये जो समरी सीरीज है, जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि ये समरी सीरीज हमारे क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए है। और इस समरी सीरीज की खास बात क्या है कि ये बेटा 1 घंटे का लेक्चर होता है ना। 1 घंटे का ये लेक्चर है, और इस 1 घंटे के लेक्चर में आपके यहां पर जो भी टॉपिक्स हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं और जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, हालांकि सारे ही चैप्टर महत्वपूर्ण हैं और लगभग सारे ही चैप्टर क्या हैं, सारे ही टॉपिक भी क्या हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनको यहां पर कवर किया जाएगा। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे कमेंट पे कह रहे थे कि सर अभी आपने दोहरा परिसंचरण नहीं पढ़ाया, अभी आपने लसिका के बारे में नहीं पढ़ाया। तो अभी हमने आपसे यह भी तो नहीं कहा कि बेटा ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो जैव प्रक्रम, ये चैप्टर खत्म हो गया है, अब हम दूसरे चैप्टर पे आ रहे हैं। ऐसा कुछ हमने कहा था क्या? नहीं कहा था। तो भाई तुम लोग क्यों इतनी टेंशन में आ जाते हो? हम लोगों ने लेक्चर 4 में, चौथे लेक्चर में जिस टॉपिक को कवर किया था वो हम लोगों ने मनुष्य के हृदय के बारे में किया था। ठीक। अब मनुष्य के हृदय के बारे में हम लोगों ने वहां पर पढ़ा। अब उसके बाद जो भी लेक्चर आएगा उसमें फिर उससे रिलेटेड जो टॉपिक है, जैसे आपने मानव हृदय के बारे में पढ़ लिया तो फिर दोहरा परिसंचरण है, फिर धमनी और सिरा है, और लसिका के बारे में है, और बहुत से फिर अभी तो टॉपिक है ना। अभी तो ब्लड क्लॉटिंग वाला भी, जो रुधिर का थक्का कैसे बनता है, ये भी टॉपिक है। तो आपको ना बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम इत्मीनान से रहिए, क्योंकि आपके सारे ही टॉपिक जो भी हैं वो सब यहां पर कवर किए जाएंगे। ठीक है ना। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। अभी इसके 2 लेक्चर आपको और मिलेंगे, एक ये वाला लेक्चर और एक इसके बाद फिर एक लेक्चर आपको मिलेगा, लेक्चर नंबर 6वां, जिसमें हम लोग उत्सर्जन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो आपके सारे ही टॉपिक क्लियर किए जाएंगे, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि कोई भी टॉपिक छोड़ा जाएगा, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है ना। तो आराम से पढ़ते हैं और आराम से यहां पर सारी चीजों को समझते हैं। ठीक। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो क्या है? जैव प्रक्रम, जो कि पहला चैप्टर है आपका बायोलॉजी में, तो वो जैव प्रक्रम को हम लोग पढ़ रहे हैं। और अब जो इसका आज लेक्चर जाएगा बेटा, वो कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 5वां आज जाने वाला है। कौन सा लेक्चर आज जाएगा बेटा? लेक्चर नंबर 5वां आज जाएगा, जिसमें जो आज के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जिन टॉपिक्स पे हम लोगों को आज चर्चा करनी है, वो कौन से टॉपिक हैं बेटा? दोहरा परिसंचरण, है ना। एक बच्चा कह रहा था सर आपने दोहरा परिसंचरण नहीं पढ़ाया। अरे बेटा सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, है ना। हर एक चीज आपको बताई जाएगी। ठीक। तो आज हम लोग दोहरा परिसंचरण को समझेंगे। दोहरा परिसंचरण के साथ साथ हमने आपको बताया लसिका के बारे में भी समझेंगे। ठीक है। धमनी और सिरा के बारे में भी समझेंगे, और इसके अलावा रुधिर का थक्का किस तरह से बनता है, ये वाली प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, इसको भी समझेंगे। उसके बाद आज हम लोग वहीं पर पादपों में परिवहन के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक तो हम लोग देख रहे थे मनुष्य में परिवहन किस तरह से होता है और कौन सा ऐसा ऑर्गन है, कौन सा ऐसा अंग है जो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम लोग उसके बारे में देख रहे थे। तो मनुष्य के परिवहन के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग पादपों में परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि जो दोहरा परिसंचरण जो टॉपिक है, इसमें किस किस पॉइंट को हम लोगों को कवर करना है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था बेटा, क्या बताया था हमने आपको बताया था कि जो दोहरा परिसंचरण है वहां पर 2 प्रोसेस होती हैं। कितनी प्रोसेस होती है? 2 प्रोसेस होती है। अब ये बेटा 2 प्रोसेस क्या है? 2 प्रोसेस ऐसी हैं बेटा कि हमारे शरीर में 2 तरह का रुधिर होता है। हमारे शरीर में जो रुधिर है वो 2 तरह का होता है। एक ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो, और एक ऐसा जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित हो। ठीक। तो जब रुधिर में बेटा ऑक्सीजन उपस्थित होगी, जब रुधिर में ऑक्सीजन क्या होगी? उपस्थित होगी, तो ऐसे रुधिर को क्या बोलेंगे?
जब रुधिर में ऑक्सीजन उपस्थित होगी तो ऐसे रुधिर को बोलेंगे ऑक्सीजनित रुधिर। क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनित। ऑक्सीजनित रुधिर। और ऑक्सीजनित रुधिर कौन सा होगा बेटा? जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होगी। क्या होगी? ऑक्सीजन उपस्थित होगी। लेकिन ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे विऑक्सीजनित रुधिर। क्या बोलेंगे? विऑक्सीजनित रुधिर बोलेंगे। और विऑक्सीजनित रुधिर में ऑक्सीजन नहीं होगी। ठीक है ना, ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन अनुपस्थित होगी, और ऐसे रुधिर को बोलेंगे विऑक्सीजनित रुधिर। तो ये दो तरह के रुधिर हमारे शरीर में हैं। ठीक, तो जो बेटा विऑक्सीजनित रुधिर है, जो ये वाला रुधिर है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो क्या होगा? वो हमारे शरीर से वो हमारे शरीर से कहां आएगा? हमारे शरीर से पहले जाएगा हृदय में। कहां जाएगा बेटा? हृदय में जाएगा। कौन सा रुधिर? ये विऑक्सीजनित रुधिर शरीर के विभिन्न भागों से कहां जाएगा? हृदय में जाएगा। और फिर हृदय के बाद फिर कहां जाएगा बेटा? फिर जाएगा हमारे फेफड़ों में। कहां जाएगा? फेफड़ों में जाएगा। और आपको पता है जब हम सांस लेते हैं तो उसके माध्यम से जो ऑक्सीजन है वातावरण में वो कहां आ जाती है? हमारे फेफड़ों में आ जाती है। और जब विऑक्सीजनित रुधिर हृदय से कहां जाएगा? हृदय से फेफड़ों में जाएगा, तो फेफड़ों में जो ऑक्सीजन उपस्थित है वो ऑक्सीजन किस में आ जाएगी? वो ऑक्सीजन आ जाएगी उस रुधिर में। और रुधिर के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां चली जाएगी? फेफड़ों में। ठीक, तो फेफड़ों से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो फेफड़ों से फिर कहां चली जाएगी? बाहर निकल जाएगी। ठीक, और जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन कहां आ जाएगी? वो ऑक्सीजन कहां आ जाएगी? हमारे फेफड़ों में और फिर हमारे रुधिर में। और जब ऑक्सीजन हमारे रुधिर में आ जाएगी तो इस तरह के फिर रुधिर को क्या बोलेंगे बेटा? फिर उसको बोलेंगे ऑक्सीजनित रुधिर। क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनित रुधिर, जिसमें ऑक्सीजन आ जाएगी। जब ऑक्सीजन आ जाएगी तो फिर फेफड़ों से वो रुधिर कहां चला जाएगा बेटा? हमारे हृदय में चला जाएगा। और फिर हृदय से कहां चला जाएगा? शरीर के विभिन्न भागों में वो रुधिर चला जाएगा। ठीक, तो आप देख रहे हो कि जो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, जो बाईं तरफ का हिस्सा है, इस बाईं तरफ के हिस्से में कौन सा रुधिर आपको मिलेगा? ऑक्सीजनित। कौन सा रुधिर आपको मिलेगा? ऑक्सीजनित रुधिर। क्योंकि फेफड़ों से ऑक्सीजन आ रही है कहां? रुधिर में। और फिर फेफड़ों से कहां जा रही है? हृदय में। और हृदय से कहां जा रही है? शरीर के विभिन्न भागों में। तो इस तरह का जो रुधिर होगा वो कैसा होगा? ऑक्सीजनित रुधिर। वहीं शरीर से या शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में और हृदय से फेफड़ों में जो रुधिर जाएगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे विऑक्सीजनित रुधिर। क्या बोलेंगे बेटा? विऑक्सीजनित रुधिर। ठीक, तो आप देख रहे हो कि दाहिनी तरफ चाहे आप बात करो हृदय की या फिर आप बात करो फेफड़ों की, कौन सा रुधिर होगा? विऑक्सीजनित रुधिर होगा। क्योंकि इस रुधिर में क्या है? इस रुधिर में होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, और बाईं तरफ आप देखोगे तो चाहे हृदय के बाईं तरफ हो या फेफड़ों के बाईं तरफ हो, बाईं तरफ कौन सा रुधिर होता है? ऑक्सीजनित रुधिर। क्योंकि ऐसे रुधिर में क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आएगा यहां पर ये पॉइंट। अभी इसके आगे हम लोग और भी देखते हैं कि अब ये प्रक्रिया बेटा किस तरह से होती है। तो पहले यहां पर इस पॉइंट को समझेंगे कि हमने आपको बेटा यहां पर क्या बताया? हमने आपको बताया कि ये जो दोहरा परिसंचरण है, दोहरा
ये जो दोहरा परिसंचरण है, ये दोहरा क्यों है? दोहरे का मतलब हो गया कि यहां पर प्रोसेस कितनी बार होती है? 2 बार। अब वो 2 बार प्रोसेस क्या है? तो बेटा जो पहली प्रोसेस है, पहली प्रोसेस में क्या होता है कि शरीर के विभिन्न भागों से, शरीर के विभिन्न भागों से, शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर कहां आता है? शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर कहां आता है? हृदय में जाता है। कहां जाता है? हृदय में। ठीक, और फिर हृदय से कहां जाता है? हृदय से कहां जाता है? फेफड़ों में। हृदय से कहां जाता है? फेफड़ों में। तो शरीर से जो रुधिर है वो शरीर से कहां गया? हृदय में, और हृदय से कहां गया? फेफड़ों में। ये रुधिर कौन सा है बेटा? ये ऐसा रुधिर है जिसमें क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, जो रुधिर शरीर से हृदय में और हृदय से फेफड़ों में जा रहा है उसमें क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड है। और फिर हम वही दूसरी प्रोसेस देखेंगे। दूसरी प्रोसेस में क्या होता है कि जो रुधिर है वो फेफड़ों से आता है। फेफड़ों से आता है कहां पर? हृदय में। ठीक, और फिर हृदय से कहां जाता है? हृदय से कहां जाता है? हमारे शरीर के विभिन्न भागों में। तो ये कौन सा रुधिर है? ये ऐसा रुधिर है जिसमें होती है क्या? ऑक्सीजन। जिसमें क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। ठीक, तो शरीर से हृदय में जा रहा है, हृदय से फेफड़ों में जा रहा है। वहीं दूसरी प्रोसेस में क्या हो रहा है कि फेफड़ों से हृदय में और हृदय से शरीर में। ठीक, तो इस प्रोसेस में आप क्या देख रहे हो कि जो पहली वाली प्रोसेस है इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर, मतलब ये रुधिर कैसा होता है? वी ऑक्सीजनित रुधिर होता है। कैसा रुधिर होता है ये रुधिर कैसा है? ये वी ऑक्सीजनित रुधिर है। ठीक, वहीं आप दूसरे वाले प्रोसेस में क्या देख रहे हो कि ये कौन सा रुधिर है बेटा? ऑक्सीजनित रुधिर। कौन सा रुधिर है? ऑक्सीजनित रुधिर है। ठीक, तो एक तो ये प्रोसेस हो गई जो हम किसके टर्म में समझेंगे? रुधिर के टर्म में समझेंगे। ठीक, कि ऑक्सीजनित और वी ऑक्सीजनित रुधिर को हम लोग जिस तरीके से समझेंगे। वहीं एक दूसरी प्रोसेस क्या होती है? तो एक दूसरी प्रोसेस क्या है कि भाई शरीर से रुधिर को कहां जाना है? हृदय में जाना है। ठीक है, तो अब यहां पर यह देखेंगे कि शरीर से हृदय, शरीर से हृदय में रुधिर लेकर के कौन जा रहा है बेटा? शरीर के विभिन्न भागों से, शरीर के विभिन्न भागों से कौन सा रुधिर? कौन सा रुधिर? ये वी ऑक्सीजनित रुधिर। कौन सा रुधिर? शरीर के विभिन्न भागों से ये जो वी ऑक्सीजनित रुधिर है वो कहां जाता है? हृदय में जाता है। किसके माध्यम से जाता है बेटा? किसके माध्यम से जाता है? महाशिरा के माध्यम से। किसके माध्यम से जाता है? महाशिरा के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर कहां जाता है? हृदय में जाता है। ठीक, और हृदय में जाने के बाद अब हृदय में जाएगा और आपको पता है कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं ना हृदय में। 4 कक्ष होते हैं ना, तो कौन से कक्ष में जाएगा? तो ये जाएगा दाएं अलिंद में। कहां जाएगा बेटा? हृदय के कौन से भाग में जाएगा? दाएं अलिंद में जाएगा। कहां जाएगा? दाएं अलिंद में जाएगा। ठीक, और फिर दाएं अलिंद से रुधिर कहां जाएगा? दाएं निलय में। ठीक, और दाएं निलय से दाएं अलिंद में गया और फिर दाएं अलिंद में जाने के बाद कहां जाएगा? दाएं निलय में जाएगा। ठीक, और जब दाएं निलय में चला गया रुधिर तो दाएं निलय से फिर कहां जाएगा? फिर जाएगा फेफड़ों में। दाएं निलय से फिर कहां जाएगा? फिर जाएगा फेफड़ों में। तो दाएं निलय से
हृदय के दाएं अलिंद के बाद फिर दाएं निलय में, और दाएं निलय से फेफड़ों में किसके माध्यम से जाएगा? दाएं निलय से फेफड़ों में किसके माध्यम से जाएगा? तो ये जाएगा फुफ्फुस धमनी के माध्यम से। किसके माध्यम से जाएगा बेटा? फुफ्फुस धमनी के माध्यम से दाएं निलय से रुधिर कहां जाएगा? फेफड़ों में जाएगा। ठीक, और ये सारा ही रुधिर कौन सा है? ये सारा ही रुधिर कौन सा है? ये है वी ऑक्सीजनित रुधिर। कौन सा रुधिर है बेटा? वी ऑक्सीजनित रुधिर है। ठीक, अब हम अगर बेटा दूसरी बात करें किसकी? ऑक्सीजनित रुधिर की। किसकी बात करेंगे? ऑक्सीजनित रुधिर की जब बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे? तो हम देखेंगे कि अब फेफड़ों से, फेफड़ों में चला गया ना, अब फेफड़ों से क्या मिल जाएगी? उसको ऑक्सीजन मिल जाएगी, क्योंकि ये जो वी ऑक्सीजनित रुधिर है ये दाएं निलय से जब फेफड़ों में जाएगा तो इस वी ऑक्सीजनित रुधिर के पास क्या है? इसके पास है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है इसके पास? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां चली जाएगी? फेफड़ों में। ठीक, और फेफड़ों के पास जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन जो किसको दे देगा? वो रुधिर को दे देगा। तो जब वो ऑक्सीजन किसको मिल जाएगी? रुधिर को। तो वो रुधिर कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनित रुधिर। कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनित रुधिर हो जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजनित रुधिर है ये कहां से आएगा? ये फेफड़ों से जाएगा हृदय में। ये जो बेटा ऑक्सीजनित रुधिर है जिसमें ऑक्सीजन है वो फेफड़ों से कहां जाएगा? वो फेफड़ों से जाएगा हृदय में। कहां जाएगा? हृदय में जाएगा। ठीक, और हृदय के किस भाग में जाएगा? अब बात यह आती है कि फेफड़ों से अगर हृदय में जाएगा तो किस भाग में जाएगा? तो हमने आपको बताया था कि ये जो बायां वाला भाग है इसमें क्या होता है? ऑक्सीजनित रुधिर होता है। तो ऑक्सीजनित रुधिर है ना, अब ये ऑक्सीजनित रुधिर जब फेफड़ों से कहां जाएगा? हृदय में। तो बाएं वाले भाग में जाएगा ना। इसको अगर हम लोग यहां से समझे, ये वाले डायग्राम से, है ना, तो फेफड़ों से रुधिर आया। ठीक, और अब ये कहा बाएं वाले हिस्से में आया ना ये ऑक्सीजनित रुधिर, तो अब यहां पर कहां आ जाएगा? तो अब ये आएगा बाएं अलिंद में। कहां आएगा? बाएं अलिंद में। ठीक, और बाएं अलिंद से रुधिर कहां जाएगा? बाएं निलय में। बाएं अलिंद से कहां जाएगा? बाएं निलय में जाएगा। ठीक, और बाएं निलय से फिर कहां चला जाएगा? बाएं निलय से कहां चला जाएगा? शरीर के विभिन्न भागों में। कहां चला जाएगा? शरीर के विभिन्न भागों में। ठीक, ठीक है, क्लियर है? इतना क्लियर है ना? ठीक, अब फेफड़ों से कहां जाना है? हृदय में। और हृदय के कौन से वाले हिस्से में जाना है? बाएं अलिंद में जाना है। तो फेफड़ों से बाएं अलिंद में किसके माध्यम से जाएगा? तो ये जाएगा बेटा फुफ्फुस सिरा के माध्यम से। किसके माध्यम से जाएगा? फुफ्फुस सिरा के माध्यम से जाएगा। ठीक, कहां? हृदय में। और फिर हृदय में फिर बाएं अलिंद से चला गया बाएं निलय में। आपको पता है वहां यहां पर वॉल्व पाए जाते हैं। ठीक, तो बाएं अलिंद से वॉल्व के माध्यम से कहां चला गया? बाएं निलय में। और बाएं निलय से फिर कहां जाएगा? शरीर में। तो किसके माध्यम से जाएगा? अब यह जाएगा महाधमनी के माध्यम से। किसके माध्यम से जाएगा बेटा? महाधमनी के माध्यम से जाएगा। ठीक, तो अभी आपको इतना समझ में आ रहा है? एक बार फिर से देखते हैं। हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया, अगर सबसे पहला वाला डायग्राम देखो तो हमने आपको यहां पर बताया कि जो दोहरा परिसंचरण है, इस दोहरे परिसंचरण में क्या होता है कि जो दो तरह का रुधिर है, दो तरह के रुधिर की बात करते हैं। एक होता है वी ऑक्सीजनित रुधिर
और दूसरा होता है ऑक्सीजनित रुधिर। ठीक, जब हम बात करते हैं वी ऑक्सीजनित रुधिर की तो इसमें पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, और जब हम बात करते हैं ऑक्सीजनित रुधिर की तो इसमें पाई जाती है ऑक्सीजन। इतना पॉइंट क्लियर है ना। अब देखो, जो वी ऑक्सीजनित रुधिर है वो शरीर के विभिन्न भागों से होते हुए कहां जाती है, हमारे हृदय में, और हृदय से कहां जाती है, फेफड़ों में। ठीक, जब शरीर के विभिन्न भागों से जब हृदय में जाएगी तो किसके माध्यम से जाएगी, अब यहां पर आपको याद करना है। ठीक, जब शरीर के विभिन्न भागों से जो वी ऑक्सीजनित रुधिर है वो महाशिरा के माध्यम से, किसके माध्यम से बेटा, महाशिरा के माध्यम से कहां जाएगी, हृदय में। और हृदय में आपको पता है 4 कक्ष होते हैं, तो हृदय के कौन से कक्ष में जाएगी यह भी तो पता होना चाहिए भाई। दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय, किस कक्ष में जाएगी, तो ये जाएगी दाएं अलिंद में। कहां जाएगी बेटा, ये जाएगी दाएं अलिंद में। ठीक, और कौन, ये वी ऑक्सीजनित रुधिर शरीर से कहां गया, हृदय, और हृदय के किस भाग में, दाएं अलिंद में। किसके माध्यम से गया बेटा, महाशिरा के माध्यम से। ठीक, अब हृदय के दाएं अलिंद से कहां चला गया, दाएं निलय में। किसके माध्यम से, तो यहां पर होता है वॉल्व। कौन सा वॉल्व है, त्रिवलन कपाट। कौन सा कपाट बेटा, त्रिवलन कपाट। दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में जो कपाट पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं त्रिवलन कपाट। तो त्रिवलन कपाट के माध्यम से दाएं अलिंद से वी ऑक्सीजनित रुधिर कहां चला गया, दाएं निलय में चला गया, और फिर दाएं निलय से फुसफुस धमनी के माध्यम से, किसके माध्यम से, फुसफुस धमनी के माध्यम से कहां चला गया, फेफड़ों में। ठीक, अब फेफड़ों में जब चला गया तो यहां पर फेफड़ों में थी ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन चली गई रुधिर में, और रुधिर कैसा हो गया, ऑक्सीजनित रुधिर। अब ये जो ऑक्सीजनित रुधिर है ये फेफड़ों से कहां चला गया, वापस से हृदय में आ गया। अब जब वापस से फिर से जब ये ऑक्सीजनित रुधिर वापस से फिर से फेफड़ों से हृदय में आएगा तो हृदय के कौन से हिस्से में आएगा, बाएं अलिंद में आएगा। कौन से हिस्से में आएगा, बाएं अलिंद में। किसके माध्यम से आएगा, फुफ्फुस सिरा के माध्यम से आएगा। किसके माध्यम से, फुफ्फुस सिरा के माध्यम से आएगा बाएं अलिंद में, और फिर बेटा बाएं अलिंद से कहां चला गया, बाएं निलय में। किसके माध्यम से जाएगा, तो यहां पर होते हैं द्विवलन कपाट। क्या होता है, द्विवलन कपाट। द्विवलन कपाट के माध्यम से बाएं अलिंद से कहां चला गया, बाएं निलय में चला गया, और फिर बाएं निलय से महाधमनी के माध्यम से फिर वो कहां चला गया, शरीर के विभिन्न भागों में चला गया। ठीक, तो ये पूरी प्रोसेस थी। हम लोग देखेंगे किसके किसके माध्यम से यहां पर रुधिर जा रहा है, किसके किसके माध्यम से रुधिर जा रहा है। ये बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, और इसको हम लोग यहां पर समझेंगे कि सबसे पहले यहां पर आई महाशिरा। ठीक, सबसे पहले क्या आया, महाशिरा, इसके बाद फुसफुस धमनी। ठीक, फुफ्फुस धमनी, और फिर इसके बाद फुफ्फुस सिरा। क्या आ गया, फुफ्फुस सिरा, और फिर इसके बाद क्या आ गया, महाधमनी। क्या आ गया, महाधमनी। क्लियर है, क्लियर है। कितने पॉइंट यहां पर हमको मिले, 4। कितने मिले, 4। नंबर 1 महाशिरा, नंबर 2 फुफ्फुस धमनी, नंबर 3 फुफ्फुस सिरा, और नंबर 4 महाधमनी। ठीक, तो आई होप कि आपको ये पॉइंट यहां पर सारा क्लियर होगा। ठीक है, चलो एक बार फिर से इसको देखते हैं और समझते हैं यहां पर। ठीक है ना, यहां पर समझते हैं। अब जवाब देंगे आप लोग। ठीक है ना, अभी अगर पॉइंट समझ में आ गया है तो अभी आप लोग फटाफट जवाब देंगे। ठीक है, अपना आंसर लिखेंगे, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझेंगे। जो शरीर है, ये जो शरीर है, इस शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर किसके माध्यम से बेटा, महाधमनी के माध्यम से, सॉरी महाशिरा के माध्यम से। किसके माध्यम से, महाशिरा के माध्यम से रुधिर कहां जा रहा है, हृदय में जा रहा है। ठीक, और फिर हृदय से कहां जा रहा है, फेफड़ों में। किसके माध्यम से जा रहा है बेटा, तो ये जा रहा है फुफ्फुस धमनी के माध्यम से। किसके माध्यम से, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से। ठीक, अब फेफड़ों से कहां आ रहा है, वापस से हृदय में आ रहा है। किसके माध्यम से आ रहा है, फुफ्फुस सिरा के माध्यम से आ रहा है। ठीक, और फुफ्फुस सिरा के माध्यम से ये जो ऑक्सीजनित रुधिर है ये फिर हृदय में आने के बाद फिर हृदय से कहां जाएगा, शरीर के विभिन्न भागों में। किसके माध्यम से जाएगा, महाधमनी के माध्यम से। किसके माध्यम से गया, महाधमनी के माध्यम से। ठीक, ठीक है, ठीक।
तो एक हो गया महाशिरा, क्या हो गया, एक महाशिरा, दूसरा हो गया फुफ्फुस धमनी, दूसरा क्या हो गया फुफ्फुस धमनी, तीसरा हो गया फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा, और चौथा हो गया महाधमनी। चौथा क्या मिला हमको, महाधमनी। ठीक है, ठीक है ना। तो महाशिरा के माध्यम से गया हृदय में, फिर हृदय से फुफ्फुस धमनी के माध्यम से गया फेफड़ों में, फेफड़ों से फुफ्फुस सिरा के माध्यम से आ गया हृदय में, और हृदय से महाधमनी के माध्यम से कहां आ गया, ये आ गया वापस से शरीर के विभिन्न भागों में। ठीक है ना। ये बाईं तरफ जो भी रुधिर है, ये कौन सा रुधिर है बेटा, बाईं तरफ जो भी रुधिर है वो कौन सा रुधिर है, ऑक्सीजनित रुधिर है। कौन सा रुधिर है, ऑक्सीजनित रुधिर है। जबकि दाईं तरफ जिस रुधिर की हम लोग बात कर रहे हैं वो कैसा है, वो वी ऑक्सीजनित रुधिर है। वी ऑक्सीजनित रुधिर में क्या मिल जाएगी तुमको, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। वहीं ऑक्सीजनित रुधिर में तुमको क्या मिल जाएगी बेटा, ऑक्सीजन मिल जाएगी। ठीक है, अब ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब तुम लोग सोचोगे कि सर पहला यहां पर दिक्कत क्या आएगी, देखो अब समस्या यहां पर शुरू होगी। अब अभी तक तो कॉन्सेप्ट समझा, आप बोलोगे सर धमनी के बारे में तो हमने पढ़ा था कि जो धमनी होती है उसमें जो है ऑक्सीजनित रुधिर बहता है। धमनी में कौन सा रुधिर बहता है, धमनी में ऑक्सीजनित रुधिर बहता है। वहीं जब आप सिरा की बात करोगे तो सिरा में क्या होता है, सिरा में क्या होता है, सिरा में बहता है वी ऑक्सीजनित रुधिर। लेकिन यहां तो उल्टा ही हो रहा है, सिरा में बह रहा है ऑक्सीजनित और धमनी में बह रहा है वी ऑक्सीजनित। तो बेटा ये फुफ्फुस धमनी और ये फुफ्फुस सिरा ये क्या होते हैं, अपवाद। क्या होते हैं, ये अपवाद होते हैं। फुफ्फुस धमनी अपवाद है किसका, धमनी का, और फुफ्फुस सिरा अपवाद है किसका, सिरा का। ठीक, सभी धमनियों में जो रुधिर बहता है वो ऑक्सीजनित होता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी में जो रुधिर बहता है वो वी ऑक्सीजनित होता है। ठीक, इसी तरह से सिराओं में जो रुधिर बहता है वो वी ऑक्सीजनित रुधिर होता है, लेकिन फुफ्फुस सिरा क्या है, अपवाद है। फुफ्फुस सिरा में जो रुधिर बहेगा वो ऑक्सीजनित रुधिर बहेगा। पहला पॉइंट यहां से क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट कि दोहरा परिसंचरण यहां पर है क्या चीज, तो दोहरा परिसंचरण को समझते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। अब दोहरा परिसंचरण के मुद्दे पे आते हैं कि दोहरा परिसंचरण क्या है बेटा, कि इसको हमने बांट दिया दो भागों में। कितने भागों में, दो भागों में। कैसे, यहां से इसको हमने दो भागों में बांट दिया। ठीक है, एक और लाइन खींच देते हैं, यहां से इसको हमने दो भागों में बांट दिया। ठीक है ना। अब सोच रहे हो सर ये क्या हो गया, ये देखो एक प्रोसेस क्या है, एक प्रोसेस ये है कि फुफ्फुस धमनी के माध्यम से रुधिर गया फेफड़ों में, और फुफ्फुस सिरा के माध्यम से फेफड़ों से रुधिर कहां आ गया, वापस से हृदय में। और इस प्रकार का जो संचरण है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फुफ्फुस परिसंचरण। क्या बोलेंगे, फुफ्फुस परिसंचरण। ठीक है ना। ये फुफ्फुस परिसंचरण नाम क्यों पड़ा, क्योंकि बेटा फुफ्फुस धमनी के माध्यम से हृदय से रुधिर कहां जा रहा है, फेफड़ों में, और फुफ्फुस सिरा के माध्यम से जो रुधिर है ऑक्सीजनित वो फेफड़ों से कहां आ रहा है, हृदय में। तो यहां पर फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा का इस्तेमाल हुआ। इसलिए जो ये वाला भाग है, कौन वाला भाग, एक बार इसको लिख लेते हैं भैया, एक बार लिख लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं फुफ्फुस परिसंचरण की। फुफ्फुस परिसंचरण की बात कर रहे हैं। और फुफ्फुस परिसंचरण में क्या हो रहा है, फुफ्फुस परिसंचरण में दो चीजें इस्तेमाल में आ रही हैं। पहला क्या, पहला आ रहा है फुफ्फुस धमनी। पहला क्या इस्तेमाल में आया, पहला आया फुफ्फुस धमनी, और दूसरा इस्तेमाल में क्या आ रहा है, दूसरा इस्तेमाल में क्या आ रहा है, फुफ्फुस सिरा। पहला क्या इस्तेमाल में है, फुफ्फुस धमनी, और दूसरा फुफ्फुस सिरा। ठीक है, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से हृदय से, कहां से बेटा, कहां से, हृदय से, हृदय से रुधिर कहां गया, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से हृदय से रुधिर कहां गया, हृदय से गया फेफड़ों में।
हृदय से कहां गया? फेफड़ों में, और फेफड़ों से फिर कहां आ गया? वापस से हृदय में आ गया। ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया? क्या पॉइंट है? देखो, रुधिर कहां से कहां आया? रुधिर कहां से कहां आया? हृदय से फेफड़ों में। हृदय से फेफड़ों में किसके माध्यम से गया? फुफ्फुस धमनी के माध्यम से गया, ठीक। और फेफड़ों से हृदय में किसके माध्यम से आया? फुफ्फुस शिरा के माध्यम से आया, फेफड़ों से हृदय में। और इस प्रकार का जो परिसंचरण है उसको आपने क्या नाम दिया? उसको आपने नाम दिया फुफ्फुस परिसंचरण। क्या नाम दिया बेटा? क्या नाम दिया? फुफ्फुस परिसंचरण नाम दिया, ठीक। अब देखो आगे, अब देखो, अब दूसरा परिसंचरण क्या है? दूसरा परिसंचरण है कि हृदय से रुधिर कहां आ गया? शरीर में। हृदय से रुधिर कहां आ गया? शरीर में। किसके माध्यम से आया? महाधमनी के माध्यम से आया। और शरीर से ही हृदय रुधिर कहां जा रहा है? हृदय में। शरीर से ही कहां जा रहा है? फिर से हृदय में जा रहा है। तो ये जो परिसंचरण है इसको बोलेंगे क्रमबद्ध परिसंचरण। क्या हो गया? क्रमबद्ध परिसंचरण। मतलब हृदय से शरीर में और फिर शरीर से फिर कहां गया? हृदय में। तो इसको बोलेंगे क्रमबद्ध परिसंचरण। क्लियर है? ठीक। तो इस तरीके से दो तरह का परिसंचरण देखने को मिला। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा क्या है? दूसरा है क्रमबद्ध परिसंचरण। क्रमबद्ध परिसंचरण, ठीक। और क्रमबद्ध परिसंचरण में क्या है? क्रमबद्ध परिसंचरण में यहां पर हम लोग देखते हैं दो चीजों के बारे में। पहला किसके बारे में देखते हैं? पहला देखते हैं महाधमनी के बारे में। किसके बारे में? महाधमनी के बारे में। और दूसरा देखते हैं महाशिरा के बारे में। दूसरा किसके बारे में देखते हैं बेटा? महाशिरा के बारे में, ठीक। जो महाधमनी ये क्या करती है? महाधमनी रुधिर को कहां से ला रही है? हृदय से ला रही है। कहां से ला रही है? हृदय से। हृदय से कहां ले जा रही है बेटा? हृदय से लेके जा रही है शरीर में। हृदय से कहां लेके जा रही है? शरीर में। और शरीर से फिर महाशिरा के माध्यम से। किसके माध्यम से? महाशिरा के माध्यम से शरीर से कहां जा रहा है? वापस हृदय में। कहां जा रहा है? वापस हृदय में, ठीक। तो देखो यहां पर क्या हो गया? हृदय से शरीर और शरीर से हृदय। हृदय से शरीर और शरीर से वापस कहां बेटा? हृदय में। तो हृदय से शरीर में किसके माध्यम से जा रही है? महाधमनी के माध्यम से। और शरीर से हृदय में किसके माध्यम से जा रही है? महाशिरा के माध्यम से। तो इस तरह का जो परिसंचरण है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्रमबद्ध परिसंचरण। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्रमबद्ध परिसंचरण बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, क्या बोलेंगे? इसको क्रमबद्ध परिसंचरण बोलेंगे। और ये दोनों तरह के परिसंचरण को मिला करके, दोनों तरह के परिसंचरण को मिला करके फुफ्फुस परिसंचरण और क्रमबद्ध परिसंचरण, दोनों तरह के परिसंचरण को मिला करके क्या बोलेंगे? दोहरा परिसंचरण बोलेंगे, ठीक। आई होप कि आपको यहां पॉइंट क्लियर हो गया होगा। पहला फुफ्फुस परिसंचरण और दूसरा क्रमबद्ध परिसंचरण, दोनों को मिला देंगे क्योंकि यहां पर दो बार प्रोसेस हो रही है। एक बार क्या हो रहा है? हृदय से फेफड़ों में जा रहा है और फेफड़ों से वापस से फिर से कहां आ रहा है? हृदय में आ रहा है। और इसको बोलेंगे फुफ्फुस परिसंचरण। और फिर हृदय से कहां जा रहा है? शरीर में। और शरीर से वापस कहां आ रहा है? हृदय में। इसको बोलेंगे क्रमबद्ध परिसंचरण, ठीक। तो ये जो दो तरह का यहां पर परिसंचरण होता है मानव के शरीर में, इस दोनों तरह के परिसंचरण को मिला करके क्या बनता है? दोहरा परिसंचरण यहां पर बनता है, ठीक है। आई होप आपको यहां पर अब सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक। तो ये हमने देखा कि जो है रुधिर के बारे में किस तरीके से यहां पर ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर की चर्चा हुई थी, और फिर यहां पर हमने इसको पूरे फ्लो चार्ट के माध्यम से उसको समझा था, ठीक है। अब यही चीज यहां पर देखो फिर से लिखी हुई है, समझने के लिए आसान हो जाएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये शरीर में क्या है? ये रुधिर वाहिकाओं का जाल है। किसका जाल है? रुधिर वाहिकाओं का जाल है। तो ये महाशिरा के माध्यम से, किसके माध्यम से? महाशिरा के माध्यम से जो है शरीर के विभिन्न भागों से कहां रुधिर आ रहा है? हृदय में। और हृदय के कहां वाले कौन से भाग में आ रहा है? दाएं अलिंद में आ रहा है। और फिर यहां त्रिवलन कपाट के माध्यम से कहां चला गया? त्रिवलन कपाट के माध्यम से आ गया दाएं निलय में। और फिर ये दाएं निलय से कहां चला गया? फिर ये चला गया हमारे फेफड़ों में। और किसके माध्यम से? फुफ्फुस
धमनी के माध्यम से कहां गया, फेफड़ों में, और फिर फेफड़ों से फिर ये फुफ्फुस सिरा के माध्यम से कहां आ गया, वापस से हृदय में आ गया, दाएं अलिंद में, और दाएं अलिंद में यहां था द्विवलन कपाट, और द्विवलन कपाट के माध्यम से आ गया बाएं निलय में, और बाएं निलय में आने के बाद फिर ये कहां आ गया, फिर से ये महाधमनी के माध्यम से शरीर में वापस आ गया। तो इस तरह का जो परिसंचरण है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दोहरा परिसंचरण बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि यहां पर आपको ये दोहरा परिसंचरण वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम था, इसको भी यहां पर दिखा दिया जिससे कि चीजें आपको और भी क्लियर हो जाए। ये जो आप इस तरह का ये जो जाल देख रहे हो ये क्या है बेटा, ये रुधिर वाहिकाओं का जाल है। क्या है ये, रुधिर वाहिकाओं का ये जाल होता है। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो वही सारी पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं, जितना भी अभी हमने आपको समझाया वो सारी की सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। एक बार देख लेते हैं फटाफट। क्या लिखा है कि दाहिने निलय में, कौन से निलय में, दाहिने निलय द्वारा जो पंप किया गया जो ऑक्सीजन होता है वो फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा है। किसके द्वारा, किसके द्वारा, फुफ्फुसीय धमनियों के द्वारा कहां चला जाता है, कहां चला जाता है, फेफड़ों में जाता है। कहां जाता है, फेफड़ों में जाता है। और जो ऑक्सीजनित रक्त है, जो ऑक्सीजनित रक्त है वो फेफड़ों से होते हुए किसके माध्यम से, फुफ्फुस सिरा के माध्यम से, किसके माध्यम से, फुफ्फुस सिरा के माध्यम से कहां आ जाता है, हमारे बाएं अलिंद में आ जाता है। ठीक, तो दाहिने निलय से ये प्रक्रिया चालू हुई थी, दाहिने निलय से कहां गया, फेफड़ों में गया, और फिर फेफड़ों से कहां आ गया बेटा, ये बाएं अलिंद में आ गया। ठीक, और इस प्रकार का जो परिसंचरण होता है उसको क्या कहते हैं, उसको फुफ्फुस परिसंचरण कहते हैं। ठीक, जबकि जो ऑक्सीजनित रुधिर है, कौन सा रुधिर है, जो ऑक्सीजनित, ये कौन सा रुधिर था, ये ऑक्सीजन रहित, ये कैसा था, ऑक्सीजन रहित। जबकि जो ऑक्सीजनित जो रक्त है जिसमें ऑक्सीजन होती है वो महाधमनी के माध्यम से, किसके माध्यम से, महाधमनी के माध्यम से, फिर धमनी, धमनिकाओं, केशिकाओं से होता हुआ कहां आ जाता है, ऊतकों में आ जाता है। और ऊतकों से जो ऑक्सीजन रहित, ऊतकों से जो ऑक्सीजन रहित रक्त है वो सिरा, सिराओं और फिर महासिरा के माध्यम से होते हुए, किसके, महासिरा के माध्यम से होते हुए कहां आ जाता है बेटा, दाहिने अलिंद में आ जाता है। और इस प्रकार का जो परिसंचरण है उसको क्या कहते हैं, क्रमबद्ध परिसंचरण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रमबद्ध परिसंचरण कहते हैं। और इस प्रकार का जो परिसंचरण है वो क्या है, इस प्रकार का जो परिसंचरण है वो दोहरा परिसंचरण है। क्या है, वो दोहरा परिसंचरण होता है। ठीक, जब हम फुफ्फुस परिसंचरण और क्रमबद्ध परिसंचरण दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है, दोहरा परिसंचरण बनता है। ठीक है ना, तो यहां से बेटा ये जो दोहरा परिसंचरण वाला जो कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, वो यहां से आपका ये क्लियर हो गया होगा। जब आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं रक्त स्कंदन क्या है। रक्त स्कंदन जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। होता क्या है इसमें बेटा, इसमें यह होता है कि सबसे पहली चीज तो इसमें जो भाग लेती है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट्स, है ना, पट्टिकाणु। क्या बोलते हैं बेटा, पट्टिकाणु इसमें भाग लेती है। आपको पता है कि जो हमारा रुधिर है, जो क्या है, जो रुधिर है उस रुधिर में क्या होता है, आरबीसी होती है। ठीक है, क्या होता है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। मतलब क्या होगा, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और पट्टिकाणु, तीन चीजें पाई जाती हैं। हमने यहां पर सिर्फ पट्टिकाणु को इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं रक्त स्कंदन की, ना कि रक्त की। ठीक, रक्त स्कंदन का मतलब क्या है कि जब कभी चोट लग जाती है, क्या हो जाता है, जब चोट लग जाती है, चोट लगने के कारण, किसके कारण बेटा, चोट लगने के कारण क्या होता है हमारे शरीर में जो जैसे मान लो हम गिर गए, अगर हम गिर गए, ठीक है, तो क्या होगा, अगर हाथ के बल गिरे हैं तो हाथ में क्या हो जाएगी, चोट लग जाएगी, जिससे फिर खून बहने लगेगा। ठीक, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो खून है ना, ये थोड़ी देर बहता है, फिर थोड़ी देर बहते बहते अपने आप क्या हो जाता है, फिर बंद हो जाता है। ठीक, क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि वहां पर एक जो है लाल कलर की बहुत मोटी सी पपड़ी जम जाती है, इसलिए वो रुधिर क्या हो जाता है, बहना बंद हो जाता है, पपड़ी वहां पर जम जाती है। वो पपड़ी क्यों जम जाती है, कैसे जम जाती है, तो कैसे जमती है बेटा, तो यहां पर जो प्रोसेस है उसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कैसे जमती है। लेकिन इस प्रोसेस को कहते क्या है, इसको कहते हैं रक्त स्कंदन। ठीक है ना, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, रक्त स्कंदन कहते हैं। जो क्यों होता है, चोट लगने के कारण, चोट लगने के कारण या गिर जाने के कारण क्या होगा, अगर हमारे शरीर के किसी भाग से अगर खून निकलता है तो थोड़ी देर बाद, वो थोड़ी देर खून निकलने के बाद क्या होता है
कि फिर वहां पर एक रक्त की बहुत मोटी सी पपड़ी जम जाती है जिससे खून निकलना बंद हो जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रक्त स्कंदन। अंग्रेजी में उसको हम लोग ब्लड क्लॉटिंग के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में उसको हम लोग ब्लड क्लॉटिंग के नाम से जानते हैं, हिंदी में उसको हम लोग रक्त स्कंदन या फिर रक्त का जमाव भी कहते हैं, जिसमें जो महत्वपूर्ण जो रुधिर कणिकाएं होती हैं वो कौन सी रुधिर कणिका महत्वपूर्ण होती है बेटा, जिसको हम लोग पट्टिकाणु कहते हैं। होता क्या बेटा, चोट लगने के कारण क्या होता है, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो निकलता है। क्या निकलता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या निकलता है बेटा, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है। और प्रोथ्रोम्बिन की उपस्थिति में जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ठीक है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में जो ये प्रोथ्रोम्बिन है ये बेटा किस में बदल जाता है, थ्रोम्बिन में। ठीक है ना, प्रोथ्रोम्बिन क्या है, ये निष्क्रिय है। प्रोथ्रोम्बिन क्या है, ये निष्क्रिय है। ठीक है, ये इनएक्टिव है, ये काम नहीं करेगा। लेकिन जब चोट लगेगी, ठीक है, और जब चोट लगेगी तो जब खून निकलेगा और जैसे ही रुधिर हवा के संपर्क में आएगा, किसके संपर्क में आएगा, हवा के संपर्क में आएगा, तो ये प्रोथ्रोम्बिन किसके संपर्क में आ जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन के संपर्क में आता है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन इस निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदल देता है, थ्रोम्बिन में बदल देता है। और थ्रोम्बिन क्या है बेटा, सक्रिय है। थ्रोम्बिन क्या है, ये सक्रिय है, ये एक्टिव हो जाता है। इसमें कैल्शियम आयन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और जिस एंजाइम की हम लोग यहां बात करते हैं वो कौन सा एंजाइम होता है, वो थ्रोम्बोकाइनेज होता है। कौन सा एंजाइम होता है बेटा, थ्रोम्बोकाइनेज वो एंजाइम होता है। तो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में जो प्रोथ्रोम्बिन है, ये प्रोथ्रोम्बिन किस में बदल जाता है बेटा, थ्रोम्बिन में बदल जाता है। किसमें, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में बदल जाता है। जो एंजाइम है वो थ्रोम्बोकाइनेज है और यहां पर कैल्शियम आयन की उपस्थिति होती है। एक और बात फिर से, जो प्रोथ्रोम्बिन है वो निष्क्रिय होता है बेटा, जबकि जो थ्रोम्बिन है वो क्या हो जाता है, सक्रिय या एक्टिव हो जाता है। क्यों एक्टिव होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन की वजह से। थ्रोम्बोप्लास्टिन कब निकलता है, जब चोट लगती है। और जब चोट लगती है तो जो रुधिर है वो जब हवा के संपर्क में आता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में और कैल्शियम आयन की सहायता से। ठीक, अब ये जो थ्रोम्बिन ये जो सक्रिय हुआ है, ये थ्रोम्बिन करेगा क्या, ये थ्रोम्बिन बेटा जो फाइब्रिनोजन नाम की जो प्रोटीन है जो कि निष्क्रिय रूप में होती है, किस रूप में है, फाइब्रिनोजन नाम की जो प्रोटीन है जो कि निष्क्रिय रूप में हमारे रुधिर में होती है, इस फाइब्रिनोजन को किस में बदल देता है, फाइब्रिन में बदल देता है। अब फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदल रहा है तो अंतर क्या है इसमें, अंतर यह है कि फाइब्रिनोजन क्या है, निष्क्रिय, और फाइब्रिन क्या है, सक्रिय। फाइब्रिन क्या है, सक्रिय है। ठीक है ना, जिस तरीके से प्रोथ्रोम्बिन क्या था, निष्क्रिय था, लेकिन थ्रोम्बोप्लास्टिन की वजह से, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की सहायता से, कैल्शियम आयन की सहायता से किस में बदल गया, सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल गया। और जैसे ये थ्रोम्बिन में बदला तो थ्रोम्बिन ने तुरंत क्या किया, इस निष्क्रिय फाइब्रिनोजन को किस में बदल दिया, फाइब्रिन में बदल दिया। और ये फाइब्रिन क्या करेगा, ये फाइब्रिन मिलेगा पट्टिकाणु से, किससे मिलेगा, रुधिर कणिकाओं से। और रुधिर कणिकाओं में किससे, रुधिर कणिकाओं में मिलेगा पट्टिकाणु से। ठीक, ये जो फाइब्रिन है ये किससे मिलेगा, ये रुधिर कणिकाओं में मिलेगा पट्टिकाणु से, और क्या बना देगा, रक्त का थक्का बना देगा। जो रुधिर है वो जम जाएगा और इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इसी प्रोसेस को बोलेंगे रक्त स्कंदन बोलेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रक्रिया होती है जो किसकी वजह से होती है, चोट लगने के कारण होती है। और जैसे ही चोट लगती है तो जब चोट लगती है तो जो आसपास की कोशिकाएं हैं जहां से ब्लड निकल रहा होता है तो वहां से क्या एक्टिव हो जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिव हो जाता है। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन को, किसको, प्रोथ्रोम्बिन जो कि निष्क्रिय अवस्था में है उसको सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देता है। ठीक, और ये जो सक्रिय थ्रोम्बिन है ये क्या करेगा, ये फाइब्रिनोजन नामक जो निष्क्रिय प्रोटीन है उसको फाइब्रिन में बदल देगा और फाइब्रिन सक्रिय है। और जैसे ही ये फाइब्रिनोजन इनएक्टिव से एक्टिव हुआ, निष्क्रिय से जैसे ही सक्रिय हुआ तो रुधिर जो कणिकाएं हैं जिसमें जो पट्टिकाणु होती है उस पट्टिकाणु से मिलकर क्या करेगा, रक्त का थक्का बना देगा और इस प्रकार से यह प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक, तो यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो अक्सर पूछा जाता है और आपको पता भी होना चाहिए। तो ये बेटा हो गया इसके बारे में।
अब हम देखते हैं लसिका के बारे में, है ना। बहुत सारे बच्चे कहते सर आपने लसिका भी नहीं पढ़ाया है ना, तो तुम लोग बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हो, इसलिए टेंशन में मत आया करो, ठीक। जब हम लोग लसिका के बारे में देखेंगे तो ये भी बेटा कुछ कुछ रुधिर के जैसा ही होता है। कैसा होता है? कुछ कुछ रुधिर के जैसा। हमने ये क्यों कहा कि ये कुछ कुछ रुधिर के जैसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा लसिका में क्या है ना, जो प्रोटीन है, जैसे कि रुधिर जब हम लोगों ने पढ़ा था तो रुधिर में जो प्रोटीन थे वो कैसे थे, वो बहुत ज्यादा थे। जो रुधिर में जो प्रोटीन थे वो कैसे थे, बहुत ज्यादा थे। लेकिन लसिका में क्या होता है, लसिका में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। लसिका में क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा कम होती है और कुछ कुछ ही रुधिर के जैसा ही होता है, ठीक। देखो रक्त जब ऊतक की कोशिकाओं से होकर के गुजरता है, जो रक्त है जब वो ऊतक की कोशिकाओं से होते हुए हमारे शरीर में बहता है, तो जिसमें जो प्रोटीन के जो बड़े बड़े अणु होते हैं, जो प्रोटीन के जो बड़े बड़े अणु होते हैं, या फिर जो उसके साथ साथ जो संगठित पदार्थ होते हैं, तो उसको छोड़ के जो छन जाता है, और जो छना हुआ जो होता है, जो जल में घुलनशील पदार्थ है, वो कोशिकाओं से बाहर निकल जाता है। और ये जो छना हुआ पदार्थ है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को ऊतक द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक द्रव कहते हैं, जिसको हम लोग लसिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम लोग लसिका, और अंग्रेजी में इसको हम लोग लिम्फ कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसको लिम्फ कहते हैं, हिंदी में लसिका कहते हैं, और उसको ऊतक द्रव भी कहते हैं। क्या बता रहा है ये? कुछ नहीं, हमने आपको बताया कि जो रुधिर है उसमें क्या होता है, बहुत बड़े बड़े प्रोटीन के अणु होते हैं, ठीक है ना। प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, संगठित पदार्थ बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो जब वो कोशिकाओं से, रुधिर वाहिकाओं से होकर के जब बहता है तो छन जाता है। छनने में क्या होता है, जो प्रोटीन के अणु हैं जो कि बहुत बड़े बड़े हैं, और इसके अलावा जो संगठित पदार्थ है वो भी छन जाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, चाय देखिए, है ना, चाय तो सभी लोग पीते हैं, जानते हैं चाय के बारे में। सबसे अच्छा उदाहरण है, अब जब चाय आपकी पक रही है तो उसमें क्या क्या होता है ना भाई साहब, चाय पत्ती होती है, शक्कर होती है, ठीक है ना, और बढ़िया सी अदरक पड़ी होती है। और तुम्हारी मर्जी है तो फिर तुम उसमें इलायची भी डाल लो, है ना। तुम फिर अगर तुमको ज्यादा जुकाम हो गया है या तुम्हारा गला बैठा है तो तुम उसमें काली मिर्च डाल दो, लौंग डाल दो, तो फिर ये मसाला चाय हो गई, है ना। अब तो हम तो भाई बहुत चाय पीते हैं, तो हमको तो पता है इसके बारे में, ठीक है ना। तुम लोग नहीं पीते हो, तुम लोग भी पीते होगे, है ना, सब लोग चाय पीते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब चाय बन रही होती है तो उसमें चाय पत्ती भी है, उसमें अदरक भी है, ये दोनों तो कॉमन होता है, ठीक। अब भाई साहब तुम्हारी चाय पक गई, अभी वो क्या है, अभी वो रुधिर है। अभी जो चाय है उसकी तुलना किससे करो, रुधिर से, ठीक। और चाय बनने के बाद जब आपने छन्नी से चाय को छान लिया, ठीक है ना, चाय बनने के बाद जब तुमने छन्नी से चाय को छान लिया तो अदरक, चाय पत्ती, ये सब क्या हो जाता है, अलग हो जाती है, उसी छन्नी में रह जाती है। और जो कप में जो चाय, अब छनी हुई जो चाय है ना, वो क्या है, वो लसिका है। वो क्या है, वो लसिका है, ठीक है ना। तो जब आप चाय को छान लोगे और जो छनी हुई जो चाय होगी, जिसमें जितने भी बड़े बड़े जो अदरक के टुकड़े थे और जो चाय पत्ती थी, वो सब क्या होगी, अलग हो गई, और उसमें अब बिल्कुल एकदम पानी जैसी चाय होगी। वो उसको आराम से आप पी सकते हो, उसमें आप आपके मुंह में कुछ आएगा नहीं, है ना। अब बिना छनी हुई पी लोगे तो अदरक भी आएगी, चाय पत्ती भी आएगी, फिर वो मजा भी नहीं आएगा पीने में, है ना। हालांकि तो रुधिर की तुलना आप किससे करो, चाय से करो, ठीक है, जो छनी नहीं है, जो भी खौल रही है, अभी गैस में है, ठीक है ना। और लसिका की तुलना किससे करो, लसिका की तुलना करो छनी हुई चाय से। तो जितना भी होता है सब कुछ जब छन जाता है तो जो ऊतक द्रव बचता है उसको क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसके कुछ पॉइंट समझ लेते हैं कि रुधिर की तरह, रुधिर के जो प्लाज्मा है, रुधिर हमने आपको बताया था कि जो रुधिर है उसमें 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और 45% क्या होता है, रुधिर कणिकाएं होती है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और पट्टिकाडु के बारे में हम लोग देखते हैं। तो रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही ये जो लसिका, ये कैसा होता है, रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन होता है। और क्योंकि अब ये छन गया, क्या हो गया, अब यहां पर जब इसको हम लोग संगठित पदार्थों को छोड़ करके जब हम लोगों ने जल एवं घुलनशील पदार्थों को जब बाहर निकाल दिया, इसको जब छान लिया तो जो प्रोटीन है वो बहुत ही अल्प मात्रा में रह जाते हैं, किसमें, लिम्फ में, ठीक है। प्लाज्मा की तरह इसमें खनिज लवण भी पाए जाते हैं। रक्त एवं कोशिकाओं के बीच बीच में कुछ पोषक पदार्थ तथा गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, इसी द्रव के द्वारा होता है, अर्थात लसिका के द्वारा होता है, ठीक है ना। कुछ जो लसिका है वो अंतर कोशिकीय जो अवकाश, जो छोटे छोटी जो खाली जगह होती हैं, वहां पर लसिका केशिकाओं, किसमें, लसिका केशिकाओं में चला जाता है, ठीक। और बाद में आपस में मिलकर बड़ी संख्या में क्या बना लेता है, लसिका वाहिका बना लेता है। क्या बना लेता है, लसिका वाहिका बना लेता है, और अंत में बड़ी सिरा में खुल जाता है, ठीक। तो ये लिम्फ के बारे में एक छोटा सा शॉर्ट नोट पूछा जाता है। अगर आप ये 4 पॉइंट लिख देंगे और उसकी परिभाषा लिख देंगे तो 2 नंबर का जो या 2.5 नंबर का जो भी
पूछा जाता है, आप आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको यहां से लसिका वाला पॉइंट ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोगों ने यहां पर समझे। हृदय के बारे में देख लिया, अगर परिवहन की बात करेंगे तो हृदय के बारे में देख लिया हम लोगों ने, और लगभग हम लोगों ने सारी चीजों के बारे में यहां पर देख लिया। लसिका के बारे में क्या होता है, ठीक है, और दोहरा परिसंचरण क्या है, हम लोगों ने इसको भी यहां पर समझा। अब एक पॉइंट और आता है रक्तदाब। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे, ये रक्तदाब क्या होता है, जिसको हम लोग कहते नहीं है या ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है ना। तो कैसे पता बढ़ रहा है? बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि कोई एक निश्चित पॉइंट होना चाहिए, ठीक है ना। इस निश्चित बिंदु से अगर ऊपर गया, ठीक, तो क्या हुआ, रक्तदाब बढ़ रहा है। रक्तदाब का मतलब क्या है, प्रेशर, ठीक है। और अगर इस निश्चित बिंदु के अगर वो नीचे है तो फिर क्या हो रहा है, बीपी कम हो रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो आखिर ये जो बढ़ रहा है या फिर ये जो कम हो रहा है, ये कैसे समझेंगे कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है? एक निश्चित क्या होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। इस निश्चित पॉइंट के अगर ऊपर जाएगा तो उसको बोलेंगे कि हम लोग जो रक्तदाब है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर एक निश्चित पॉइंट के नीचे अगर वो अगर दाब अगर कम है तो फिर हम लोग बोलेंगे कि रक्तदाब कम है। तो ये निश्चित पॉइंट होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये एक प्रोसेस के थ्रू आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सकुंचन और प्राकुंचन। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग सकुंचन और प्राकुंचन कहते हैं। ठीक है ना। जब आप लोगों ने देखा है कि रुधिर पहले कहां आता है, पहले आता है दाएं अलिंद में आता है, फिर दाएं अलिंद क्या होता है, संकुचित होता है कस के, है ना। जब संकुचित होगा तो कहां चला जाएगा, वो दाएं निलय में, फिर दाएं निलय से कहां चला जाएगा, फेफड़ों में, फिर बाएं अलिंद में, फिर बाएं निलय में। तो संकुचन और प्राकुंचन की एक प्रक्रिया होती है। ठीक, तो इनका एक पर्टिकुलर एक क्या होता है, एक दाब होता है। देखो, तो यहां पर क्या लिखा है, जो रुधिर वाहिकाएं हैं उन रुधिर वाहिकाओं के भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रक्तदाब कहते हैं। ठीक, और ये जो दाब है ये सिराओं की अपेक्षा धमनियों में ज्यादा लगता है, सिराओं की अपेक्षा धमनियों में ज्यादा लगता है, इसलिए धमनियां ज्यादा मोटी होती हैं कंपेयर टू सिराओं। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। तो धमनी के अंदर जो रुधिर का दाब है वो क्यों होता है, निलय प्राकुंचन के दौरान। कब, जब निलय प्राकुंचन हो रहा हो, जब निलय प्राकुंचन हो रहा हो तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्राकुंचन दाब बोलेंगे। ठीक, और जब निलय एकदम से शिथिल हो जाए, एकदम से आराम से हो जाए, तो जब अनुशिथिलन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे अनुशिथिलन दाब। क्या बोलेंगे, अनुशिथिलन दाब बोलेंगे। तो ये प्रकुंचन दाब और अनुशिथिलन दो तरह के दाब होते हैं। ठीक, अगर प्रकुंचन दाब की बात करेंगे तो एक हमने आपको बताया क्या होना चाहिए, निश्चित पॉइंट होना चाहिए। तो ये निश्चित पॉइंट कितना होता है, 120 mm। कितना होता है, 120 mm। जब आप अनुशिथिलन दाब की बात करोगे तो कितना होगा, 80 mm। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं 120/80। ठीक, तो ये कौन सा दाब हो गया, ये हो गया प्रकुंचन दाब, और ये हो गया अनुशिथिलन दाब। ठीक, ठीक है ना। तो ये यहां पर हो गया। एक यंत्र होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर एक यंत्र होता है, और इस यंत्र के माध्यम से क्या होता है, इस यंत्र के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, रक्तदाब को नापा जा सकता है। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट है यहां पर, क्या है कि रक्तदाब क्या होता है। ठीक है, और ये जो रक्तदाब है हमने आपको बताया दो तरह से आता है, एक आता है प्रकुंचन की वजह से, एक आता है सकुंचन की वजह से। ठीक है ना। तो जो प्रकुंचन दाब है वो क्या हो गया, 180 हो गया, जबकि जो अनुशिथिलन दाब है वो कितना हो गया, 80 mm Hg होता है। ठीक है ना, 80 120 क्या हो गया, mm Hg। Hg क्या होता है, पारा। ठीक, तो mm Hg में इसको लिखते हैं। ठीक, तो अगर ये इससे कम है तो इसका मतलब बीपी कम हो रहा है, और अगर ये इस पॉइंट से क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब कि बीपी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने समझा इसको, और आज ये टॉपिक यहां से पे क्या हो गया, खत्म हो गया। कौन सा, मानव में परिवहन का। अगर हम बात करेंगे किसकी, अगर हम बात करेंगे कि पौधों में परिवहन किस तरीके से होता है, तो बेटा पौधों में जो परिवहन है वो दो तरीके से होता है। एक होता है बेटा जाइलम के माध्यम से, और एक होता है फ्लोएम के माध्यम से। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से क्या होता है बेटा, पादपों में परिवहन होता है। मनुष्य में परिवहन देख लिया, पादपों में जो परिवहन की प्रक्रिया है वो जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से होती है। ठीक है ना। जाइलम के द्वारा क्या होता है बेटा, जाइलम के द्वारा जल तथा जो खनिज पदार्थ हैं, जल तथा
जो खनिज पदार्थ होते हैं उसका क्या होता है, परिवहन होता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। भोज्य पदार्थों का क्या होता है, स्थानांतरण। ठीक, और यहां जल तथा खनिज पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, जाइलम के माध्यम से जल और खनिज पदार्थों का स्थानांतरण होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। अब ये एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे जाता है, तो आपको पता है जो जल और खनिज पदार्थ है ये कहां होते हैं, मिट्टी में होते हैं। कहां होते हैं बेटा, मिट्टी में ये जल और खनिज पदार्थ होते हैं। और पौधों की जड़ों के माध्यम से, पौधों के जड़ों के माध्यम से जल और खनिज पदार्थ को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये जल और खनिज पदार्थ पौधों की जड़ों के माध्यम से अवशोषित कर लेते हैं, और इसके बाद पौधों के विभिन्न भागों में किसके माध्यम से बेटा, जाइलम के माध्यम से पौधों के विभिन्न भागों में उसको भेज दिया जाता है। वही जब हम बात करेंगे बेटा भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण की, तो भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण का मतलब क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। लेकिन ये भोज्य पदार्थ बनेंगे कहां, तो ये भोज्य पदार्थों का निर्माण कहां होता है, पत्तियों में। कहां होता है ना, जो पत्तियां हैं वो हरे कलर की होती हैं, और ये पत्तियां क्या करती हैं, ये पत्तियां भोज्य पदार्थों का निर्माण करती हैं। किसके माध्यम से करती हैं, एक प्रक्रिया है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा, आप सभी को पता है, जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। तो जो पत्तियां हैं हरे कलर की, ये क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण नाम की एक प्रक्रिया है उसको करती हैं, जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिला करके क्या बनाती हैं, अपने भोज्य पदार्थ को बनाती हैं, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और जिस रूप में भोजन बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। तो ग्लूकोज क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इस भोज्य पदार्थ को जो पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से जो बना है, इस भोज्य पदार्थ को फ्लोएम की सहायता से क्या किया जाता है, पौधों के विभिन्न भागों में इसका स्थानांतरण किया जाता है। तो पौधों में जो परिवहन है वो बहुत ही आसान है, सिर्फ जल और खनिज पदार्थों का स्थानांतरण होता है और भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। भोज्य पदार्थों का जो स्थानांतरण है, अगर किसकी बात करोगे बेटा, अगर हमने आपको बताया बनने की, तो बनता किस रूप में, पत्तियों में बनता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, और किस रूप में बनता है बेटा, ग्लूकोज के रूप में। किस रूप में बनता है, ग्लूकोज के रूप में बनता है। लेकिन अगर बात करोगे स्थानांतरण की, कि किस रूप में स्थानांतरण होता है, तो यहां पर आपको यह याद रखने वाली बात है कि सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में बेटा, सुक्रोज के रूप में भोज्य पदार्थों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। बनता किस रूप में है, ग्लूकोज के रूप में, लेकिन स्थानांतरण किस रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में। ठीक है, और पौधों में भोज्य पदार्थ जो संग्रहित होता है, तो संग्रहित किस रूप में होता है, अगर भोज्य पदार्थों के संग्रहण की बात करोगे, किसके संग्रहण की अगर बात करेंगे, मतलब इकट्ठा होना। ठीक, तो संग्रहण किस रूप में होता है बेटा, संग्रहण होता है मंड के रूप में। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्च भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टार्च। अब खास बात क्या है, ये तीनों कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और ये मंड या फिर स्टार्च क्या है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, लेकिन अब यहां पर यही अंतर आपको समझना है और यही महत्वपूर्ण है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो भोजन बनता है वो क्या होता है, ग्लूकोज। लेकिन फ्लोएम के माध्यम से जो भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है वो होता है सुक्रोज के माध्यम से। ठीक है, और यही भोज्य पदार्थ जब इसको संग्रहित किया जाता है, इसका संग्रहण किया जाता है, तो वो होता है मंड के रूप में, अर्थात स्टार्च के रूप में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ये सारा का सारा यहां पर लिखा हुआ है कि किस तरीके से बेटा जल का स्थानांतरण होता है जाइलम के द्वारा, और किस तरीके से भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है फ्लोएम के माध्यम से। जो चीज आपको बताई वही चीज यहां पर क्या है, लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको आसानी से पढ़ लेंगे। जब रिवीजन की बात करेंगे, आज हम लोगों ने किस किस चीज का रिवीजन किया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा, हम लोग पढ़ रहे थे मानव में परिवहन, मानव में परिवहन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने हृदय के बारे में पहले ही पढ़ रखा था। आज हम लोगों ने देखा बेटा दोहरा परिसंचरण के बारे में। किसके बारे में देखा, दोहरा परिसंचरण के बारे में देखा। फिर हम लोगों ने वहीं
दूसरा पॉइंट हम लोगों ने लसिका के बारे में समझा कि लसिका क्या है। ठीक, तीसरा पॉइंट हम लोगों ने रक्तदाब के बारे में पढ़ा, है ना। और हम लोगों ने पादपों में परिवहन को भी देखा कि किस तरीके से पेड़ पौधों में क्या होता है, पेड़ पौधों में परिवहन की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, क्या जाइलम है, जाइलम के माध्यम से क्या प्रक्रिया होती है, और फ्लोएम के माध्यम से किस तरह का स्थानांतरण किया जाता है। ठीक, तो पादपों में परिवहन क्या है, मानव में परिवहन क्या है, यहां पर सारे के सारे पॉइंट क्या हो गए, क्लियर हो गए। ठीक, होमवर्क की बात करेंगे बेटा कि होमवर्क क्या है। तो हम लोगों ने जो हम लोग यहां पर चैप्टर पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम, अब ये चैप्टर क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। क्या होने वाला है, अब ये चैप्टर खत्म होने वाला है। क्यों, अभी खत्म नहीं हुआ है। जो तुम लोग सोच लो खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने किसके बारे में देखा, यहां पर हम लोगों ने जो है सबसे पहले हम लोगों ने पोषण के बारे में देखा। ठीक, हम लोगों ने पाचन के बारे में पढ़ा, पोषण के बारे में पढ़ा, पोषण क्या है, पाचन क्या है, पाचन के बारे में देखा हम लोगों ने। ठीक है, वहीं हम लोगों ने किसके बारे में देखा, हम लोगों ने जो है फेफड़ों के बारे में देखा, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, श्वासोच्छ्वास के बारे में देखा। ठीक, कि श्वासोच्छ्वास क्या है। फिर वहीं हम लोगों ने श्वसन के बारे में भी पढ़ा कि श्वसन की प्रक्रिया क्या है। हम लोगों ने श्वसन अंग के बारे में भी देखा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने हृदय में परिवहन देखा। या इसको हृदय में परिवहन ना कह के इसको मानव में परिवहन बोले, है ना, मानव में परिवहन देखा। ठीक है, पादपों में किस तरीके से परिवहन होता है, ये पॉइंट हम लोगों ने सारे क्लियर कर लिए हैं। ठीक है ना, इतने पॉइंट हम लोगों ने क्या कर लिए, क्लियर कर लिए हैं, सारा का सारा हम लोगों ने पढ़ लिया है। होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि ये जैव प्रक्रम के जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, इसका आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है बेटा, इसको रिवाइज करना है, क्योंकि आपको पता है रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, रिवीजन ही सफलता की क्या है, कुंजी है। ठीक, तो पोषण क्या है, यहां पर स्वपोषी परपोषी पोषण के बारे में सारा कुछ देख लेंगे, श्वासोच्छ्वास के बारे में देख लेंगे, श्वासोच्छ्वास और श्वसन में क्या अंतर है, इस अंतर को भी यहां पर हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, हमने आपको बताया है पोषण और पाचन में क्या अंतर है, ये भी आप लोग समझ लेंगे, ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। परिवहन की बात करेंगे तो मानव में परिवहन में चाहे हृदय हो या आज जो टॉपिक पढ़े ये भी महत्वपूर्ण थे। पादपों में परिवहन में हम लोगों ने जाइलम और फ्लोएम के बारे में देखा, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर होता है ये भी आपको यहां पर तैयार करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पर सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और अगला जो लेक्चर है, अगले लेक्चर में हम लोग लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोगों को देखना है उत्सर्जन के बारे में। ठीक, तो आप यहां से क्या कर लेंगे, सारा रिवाइज कर लेंगे, ये आपका होमवर्क है। और अगले आने वाले लेक्चर में हम आपको उत्सर्जन के बारे में बताएंगे, और फिर वहां से उसके बाद फिर हम लोग नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद।